Hello everyone, welcome to today's session. I am Kajol and in this video we are going to start with right theory. तो इसके प्रीवियस वीडियो में हमने बिजनेस एथिक्स थ्योरीज के अंदर यूटिलिटेरियन थ्योरी को डिस्कस कर लिया था, तो आई होप आप यहाँ पे यूटिलिटेरियन थ्योरी को समझ गए होंगे. सो वी विल डिस्कस रेस्ट ऑफ द थ्री थ्योरीज नाउ. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद राइट थ्योरी. तो अब यहाँ पे राइट थ्योरी जो है, यहाँ पे राइट का मतलब जो है वो यहाँ पे करेक्टनेस से नहीं है इस थ्योरी की, बल्कि यहाँ पे ह्यूमन राइट्स की बात हो रही है. अब इनको यहाँ पे सिविल राइट्स भी बोल सकते हैं या मोरल राइट्स भी हो सकते हैं ये. तो अब यहाँ पे राइट थ्योरी के अंदर ह्यूमन राइट्स को ही पॉइंट ऑफ फोकस रख के ही हम यहाँ पे डिसीजन मेकिंग करते हैं. जैसे हमने देखा था कि ये थ्योरीज जो हैं, बिजनेस एथिक्स थ्योरीज जो हैं, वो यहाँ पे डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं. फिर चाहे वो गवर्नमेंट हो या ऑर्गेनाइजेशन हो, तो यहाँ पे एथिक्स को यहाँ पे सभी को फॉलो करना होता है. तो इसीलिए हम यहाँ पे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में, डिफरेंट बॉडीज़ के अंदर ये देखते हैं कि वो डिफरेंटली यहाँ पे इन एथिक्स को अडॉप्ट करते हैं और इन्हीं के थ्रू यहाँ पे डिसीजन मेकिंग करते हैं. जैसे हमने गवर्नमेंट पॉलिसी के एग्जाम्पल में देखा था यूटिलिटेरियन थ्योरी के अंदर कि यहाँ पे गवर्नमेंट को अगर कोई पॉलिसी इंप्लीमेंट करनी है तो वो यहाँ पे यूटिलिटेरियन थ्योरी को अडॉप्ट करते हैं, जिससे यहाँ पे मैक्सिमम पीपल को बेनिफिट होगा और यहाँ पे जो कॉस्ट को मिनिमाइज करना है और बेनिफिट को मैक्सिमाइज करना है. तो ये हमने यूटिलिटेरियन थ्योरी के अंदर देखा था. तो अब वैसे ही यहाँ पे राइट थ्योरी के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे ह्यूमन राइट्स को पॉइंट ऑफ फोकस रख के ही डिसीजन मेकिंग करती हैं ऑर्गेनाइजेशंस या फिर गवर्नमेंट जो है, अगर वो यहाँ पे राइट थ्योरी के अकॉर्डिंग बिजनेस एथिक्स को इम्प्लीमेंट कर रही है, तो फॉलो कर रही है. तो यहाँ पे अब ह्यूमन राइट्स में क्या आ सकता है, जो राइट्स यहाँ पे सिटीजन्स के पास होते हैं, तो मतलब यहाँ पे पीपल के पास, जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, उनके पास क्या क्या राइट्स होंगे, उनकी बात यहाँ पे हो रही है. तो यहाँ पे राइट टू लाइफ होता है, ऐसे ही राइट टू एजुकेशन होता है, यहाँ पे राइट टू बी हर्ड होता है और एक्सप्रेस फ्रीली एक्सप्रेस ओपिनियंस हो सकता है. और ऐसे ही यहाँ पे कई राइट्स हो सकते हैं ह्यूमन राइट्स के अंदर, जो कि यहाँ पे कोई भी पर्सन जो है वो यहाँ पे प्रोहिबिट नहीं कर सकता किसी दूसरे पर्सन को इन राइट्स को एक्सरसाइज करने से. तो इसीलिए यहाँ पर जो ह्यूमन राइट्स हैं उनकी बात यहाँ पे राइट थ्योरी के अंदर हो रही है. तो अब यहाँ पे कैसे राइट थ्योरी जो है वो यहाँ पे इम्प्रूवमेंट है ओवर यूटिलिटेरियन थ्योरी. तो अब यूटिलिटेरियन थ्योरी को अगर हम रिकॉल करें तो हमने यहाँ पर देखा था कि ग्रेटेस्ट गुड हम देख रहे थे फॉर ग्रेटेस्ट नंबर, ये हमने देखा था यूटिलिटेरियन थ्योरी के अंदर. तो अब यहाँ पे इस थ्योरी के अंदर हमने देखा कि हमें ग्रेटेस्ट गुड को देखना है, मतलब हमें यहाँ पे मिनिमाइज करना है कॉस्ट को. आपको याद होगा हमने यहाँ पे कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस को देखा था कि अगर हमें किसी भी डिसीजन को एनालाइज करना है या डिसीजन मेकिंग करनी है, तो उसमें हम यहाँ पे कॉस्ट और बेनिफिट को देखते हैं, जो भी डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं उनके, और उसके बाद उनको कैलकुलेट करके फिर यहाँ पे जो डिसीजन जो है जो मैक्सिमम बेनिफिट क्रिएट कर रहा होगा विद मिनिमम कॉस्ट, उसको हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं और उसी डिसीजन को फिर हम एक्सरसाइज करते हैं. तो वैसे ही यहाँ पे यूटिलिटेरियन थ्योरी के अंदर हमने देखा था कि यहाँ पे ग्रेटेस्ट गुड की बात होती है, जिसमें हमें कॉस्ट को मिनिमाइज करना होता है और बेनिफिट को मैक्सिमाइज करना होता है. और ग्रेटेस्ट नंबर में हमने देखा था कि यहाँ पे वो डिसीजन जो यहाँ पे ज़्यादा नंबर ऑफ पीपल के लिए यूटिलिटी क्रिएट कर रहा है, जो एक्शन या फिर जो भी डिसीजन, तो उसी डिसीजन को हम यहाँ पे एक्सरसाइज करेंगे या मेक करेंगे. तो ये हमने यहाँ पे यूटिलिटेरियन थ्योरी के अंदर देखा था. लेकिन अब यहाँ पे इस थ्योरी के अंदर हमने क्या लिमिटेशंस देखी थी कि यहाँ पे हम कॉस्ट एंड बेनिफिट को जो है वो हर सिचुएशन में यहाँ पे कैलकुलेट नहीं कर सकते.
सेम स्केल पे हम यहाँ पे यूटिलिटी को मेजर नहीं कर सकते। यूटिलिटी भी जो है वो हमेशा ही हर सिचुएशन में ही हम मेजर नहीं कर पाएंगे, या उसको ये नहीं एनालाइज कर पाएंगे कि वहाँ पे यूटिलिटी जो है वो मैक्सिमाइज हो रही है किसी एक ऑल्टरनेटिव की, या दूसरे ऑल्टरनेटिव की जो यूटिलिटी है उसको हम कंपेयर कर सकते हैं किसी और ऑल्टरनेटिव की यूटिलिटी से। तो यहाँ पे यूटिलिटेरियन थ्योरी के अंदर हमने इन्हीं लिमिटेशंस को देखा था। अब यहाँ पे राइट थ्योरी जो है वो यहाँ पर क्या कहती है कि हमें जो मेजॉरिटी है उसके ही यहाँ पे बेनिफिट्स को नहीं देखना, बल्कि जो माइनॉरिटी है उसके बेनिफिट्स को हमें ध्यान में देना है। तो यहाँ पे राइट थ्योरी जो है वो सिर्फ यहाँ पे मेजॉरिटी के ही राइट्स को प्रोटेक्ट नहीं करती, उसके अकॉर्डिंग ही डिसीजन मेकिंग नहीं करती, बल्कि यहाँ पे मिनॉरिटी के जो राइट्स हैं, अब राइट्स तो जो हैं वो सारे ही सिटीजन्स के पास होते हैं, राइट्स में कोई भी डिफ्रेंसिएशन नहीं है, सबको ही यहाँ पे इक्वल राइट्स जो हैं वो मिलते हैं। जो भी यहाँ पे हमने ह्यूमन राइट्स डिस्कस किए हैं वो सारे ही सिटीजन्स के पास इक्वली होते हैं, और कोई भी यहाँ पे इन राइट्स को किसी दूसरे सिटीजन्स को एक्सरसाइज करने से प्रोहिबिट नहीं कर सकता। तो इसीलिए यहाँ पर जो राइट थ्योरी है वो ये बोलती है कि मेजॉरिटी जो है, जो यहाँ पे यूटिलिटेरियन थ्योरी ने बोला कि अगर यहाँ पे मेजॉरिटी का बेनिफिट हो रहा है तो हमें उस डिसीजन को मेक करना चाहिए, उसी को एक्सरसाइज करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे राइट थ्योरी कहती है कि जो माइनॉरिटी के बेनिफिट्स हैं उसको भी हमें यहाँ पे ध्यान में देना होगा, उनके भी राइट्स को हमें यहाँ पर ध्यान में देकर ही डिसीजन मेकिंग करनी होगी। तो इसीलिए यहाँ पे राइट थ्योरी जो है वो इम्प्रूवमेंट थी ओवर यूटिलिटेरियन थ्योरी। तो अब यहाँ पे हम राइट थ्योरी और यूटिलिटेरियन थ्योरी के जो डिफरेंसेस हैं उसको हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे। अब मान लेते हैं कोई एक रेयर डिजीज है और उसका यहाँ पे जो क्योर है, उस क्योर से हम यहाँ पे सिर्फ एक ही पर्सन को ट्रीट कर सकते हैं। लेट्स से ये एक मेडिसिन है, ओके। सो अब यहाँ पे कोई एक रेयर डिजीज है और उसका एक ही क्योर है, यहाँ पे एक ही मेडिसिन, एक ही टैबलेट वहाँ पे अवेलेबल है, और यहाँ पे एक ही पर्सन जो है वो ट्रीट हो सकता है उस मेडिसिन से। तो अब यहाँ पे वो जो डिजीज है उससे यहाँ पे लेट्स से 2 पर्सन्स जो हैं वो सफ़र कर रहे हैं उस डिजीज से, उस रेयर डिजीज से, और इसमें यहाँ पे ये पर्सन जो है वो 60 इयर्स ओल्ड है और ये पर्सन जो है वो लेट्स से 20 ईयर ओल्ड है। तो अब यहाँ पे जब हमारे पास एक ही मेडिसिन अवेलेबल है और यहाँ पे उस डिजीज से यहाँ पे 2 पर्सन सफ़र कर रहे हैं, तो अब यहाँ पे डॉक्टर्स जो होंगे उनको यहाँ पे क्या डिसीजन लेना चाहिए कि वो जो मेडिसिन है उससे यहाँ पे 20 ईयर ओल्ड पर्सन को सेव करना चाहिए या फिर 60 ईयर्स ओल्ड पर्सन को। तो अब यहाँ पे अगर वो डॉक्टर जो है वो यहाँ पे यूटिलिटेरियन थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेगा या इसको अडॉप्ट करके यहाँ पे एथिकल डिसीजन मेकिंग करेगा, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर उस मेडिसिन से 20 ईयर ओल्ड जो पर्सन है उसको सेव करना यहाँ पर बेनिफिशियल होगा, उसकी लाइफ को सेव करना यहाँ पे बेनिफिट होगा। और यहाँ पे जो 60 ईयर ओल्ड पर्सन है इसको टू लेट हिम डाई इज द कॉस्ट। तो अब यहाँ पे कॉस्ट क्या है, वो 60 ईयर ओल्ड पर्सन जिसको हम वो क्योर जो है वो नहीं दे रहे हैं, मेडिसिन नहीं दे रहे हैं, और यहाँ पे बेनिफिट है 20 ईयर ओल्ड पर्सन। तो यहाँ पे अगर यूटिलिटेरियन थ्योरी के अकॉर्डिंग हमें एथिकल डिसीजन मेकिंग करनी है तो यहाँ पे 20 ईयर ओल्ड पर्सन को सेव करना बेनिफिशियल होगा, और यहाँ पे 60 ईयर ओल्ड पर्सन जो है उसको यहाँ पे सेक्रीफाइस करना होगा कॉस्ट। लेकिन अब यहाँ पे राइट थ्योरी जो है वो यहाँ पे इस डिसीजन को डिफाई करती है, और वो यहाँ पर ये बोलती है अगर यहाँ पे जो डिसीजन मेकिंग है वो हम राइट थ्योरी के अकॉर्डिंग करेंगे तो यहाँ पे जो 60 ईयर ओल्ड पर्सन है उसके भी कुछ राइट्स होंगे, वो उसके भी यहाँ पे इक्वल ह्यूमन राइट्स हैं, उसको भी यहाँ पे राइट टू लाइफ जो है वो मिलता है, और यहाँ पे जो 20 ईयर ओल्ड पर्सन है उसको भी यहाँ पे राइट टू लाइफ मिलता है। तो इसीलिए अगर राइट थ्योरी के अकॉर्डिंग हमें एथिकल डिसीजन मेकिंग करनी है तो यहाँ पे 60 ईयर ओल्ड पर्सन जो है उसकी लाइफ को सेव करना भी वहाँ पर
एथिकल डिसीजन होगा और 20-year-old पर्सन की लाइफ को सेव करना भी एथिकल डिसीजन होगा। तो यहाँ पे राइट थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर मोरल राइट्स जो हैं वो सेव हो रहे हैं किसी पर्सन के, तो वो डिसीजन जो है वो एथिकली करेक्ट होगा। मतलब यहाँ पे कोई भी अगर ऐसा डिसीजन है या फिर कोई भी ऐसा एक्शन है जिससे यहाँ पे राइट्स सेव हो रहे हैं किसी पर्सन के, जो भी ह्यूमन राइट्स हैं या मोरल राइट्स हैं वो अगर सेव हो रहे हैं, वो अगर प्रोटेक्ट हो रहे हैं यहाँ पर उस डिसीजन मेकिंग से, उस एक्शन से, तो फिर वो एक्शन जो है वो यहाँ पर एथिकल है, अदरवाइज नहीं। मतलब अगर उस डिसीजन से यहाँ पे ह्यूमन राइट्स जो हैं वो सेव हो रहे हैं तो वो डिसीजन जो है वो एथिकली राइट है। और अगर यहाँ पे उस डिसीजन से किसी के भी यहाँ पे ह्यूमन राइट्स या फिर मोरल राइट्स जो हैं वो वायलेट हो रहे हैं तो फिर वो डिसीजन जो है वो यहाँ पे मोरली रॉन्ग होगा, अनएथिकल होगा। तो यही यहाँ पर डिफरेंस था यूटिलिटेरियन थ्योरी और राइट थ्योरी के अंदर, कि हमने राइट थ्योरी के अंदर देखा कि यहाँ पर ह्यूमन राइट्स अगर सेव हो रहे हैं किसी भी एक्शन से तो वो एक्शन जो है वो मोरली करेक्ट होगा, अदरवाइज नहीं। और यहाँ पे यूटिलिटेरियन थ्योरी के अंदर हमने देखा था कि यहाँ पे हम ग्रेटेस्ट गुड को देखते हैं, कॉस्ट को रिड्यूस करना और बेनिफिट को इंक्रीज करना ही यहाँ पर पर्पस होता है, और जिस भी एक्शन से ऐसा हो रहा है वही एक्शन जो है वो एथिकली करेक्ट है। यहाँ पे हमने ग्रेटेस्ट नंबर वाली कंसेप्ट को भी देखा था कि यहाँ पे किसी एक एक्शन से अगर यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ पीपल का बेनिफिट हो रहा है तो वही डिसीजन जो है वो यहाँ पे एथिकली करेक्ट होगा। और यहाँ पे जिस एक्शन से मेजॉरिटी का बेनिफिट हो रहा है वही डिसीजन जो है वो मेक करना है। लेकिन यहाँ पे राइट थ्योरी के अंदर माइनॉरिटी के जो बेनिफिट हैं उसको भी यहाँ पे प्रोटेक्ट करना है। जो यहाँ पे राइट्स हैं सारे ही पर्सन्स के इक्वल राइट्स जो है, ह्यूमन राइट्स जो हैं, उसको भी हमें यहाँ पे प्रोटेक्ट करना है। और ऐसे एक्शंस जिससे यहाँ पे माइनॉरिटी के भी राइट्स प्रोटेक्ट हो रहे होंगे वही यहाँ पे एथिकली करेक्ट एक्शन होगा। सो आई होप आप यहाँ पे राइट थ्योरी को समझ गए होंगे। तो अब हम यहाँ पे जस्टिस थ्योरी को डिस्कस करेंगे। सो नाउ इन जस्टिस थ्योरी, जस्टिस मीन्स treating people equally and fairly। तो यहाँ पे जस्टिस थ्योरी के अंदर हमें यहाँ पे देखना है, उस डिसीजन को मेक करना है जिससे यहाँ पे इक्वल और फेयर ट्रीटमेंट हो रहा हो, जो भी अफेक्टिंग पर्सन्स हैं उनका। तो मतलब यहाँ पे इक्वली ट्रीट करना है और फेयरली ट्रीट करना है पीपल को, वही डिसीजंस जो हैं वो यहाँ पे एथिकल डिसीजंस माने जाएंगे, जिससे यहाँ पे सारे ही पर्सन्स जो हैं वो इक्वली ट्रीट हो रहे हैं। अब यहाँ पे जस्टिस थ्योरी के अंदर यहाँ पे इक्वल ट्रीटमेंट का मतलब है कि यहाँ पर लेट्स से कोई जॉब अपॉर्चुनिटी है, और अब यहाँ पे उस जॉब के लिए, उस पोजीशन के लिए यहाँ पे 5 पीपल जो हैं वो अपीयर हुए। तो अब यहाँ पे उस जॉब पोजीशन के लिए यहाँ पे 5 पीपल को शॉर्टलिस्ट किया गया इंटरव्यू के लिए। और यहाँ पे अब उनमें से, उन 5 पीपल में से जो एक पर्सन है, उस पर्सन का कोई रिलेटिव जो है वो वहाँ पर उस इंटरव्यू पैनल के अंदर प्रेजेंट होगा, जो इंटरव्यू अभी होने वाला है इन 5 पर्सन्स का। अब उनमें से एक पर्सन जो है उसके रिलेटिव जो हैं वो इंटरव्यू पैनल में बैठने वाले हैं। तो अब यहाँ पे उस पैनल के अंदर, उस इंटरव्यू पैनल के अंदर वो जो एक पर्सन है, अगर वो यहाँ पे अगर बायस्ड होगा, मतलब वो क्योंकि अब इस पर्सन को जानता है, उसका रिलेटिव है, तो अब वो जो इंटरव्यूअर है अगर वो यहाँ पे बायस्ड होगा तो उस केस में यहाँ पर वो जस्टिस नहीं कर रहा है अपने जॉब के साथ और उन 4 पर्सन्स के साथ जो कि वहाँ पे अदर देन दैट 1 पर्सन है। तो अब यहाँ पे क्योंकि जस्टिस थ्योरी के अंदर हमने देखा कि यहाँ पर पर्सन्स को इक्वली और फेयरली ट्रीट करना है, मतलब यहाँ पर कोई भी बायसनेस नहीं होनी चाहिए, सबको इक्वल ट्रीटमेंट देना है। जैसे यहाँ पे हमने राइट्स में डिस्कस किया था कि यहाँ पे हर पर्सन को इक्वल राइट्स मिलते हैं, उनके ह्यूमन राइट्स जो हैं वो सारे ही सिटीजन्स के पास इक्वली होते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे जस्टिस थ्योरी के अंदर इक्वली और फेयरली ट्रीट करना है हमें पर्सन्स को। जिस भी डिसीजन से अगर ऐसा हो रहा है, मतलब यहाँ पे अगर ऐसा होता है कि इसी एक पर्सन को उस जॉब पोजीशन के लिए
सिलेक्ट कर लिया जाता है सिर्फ इस बेसिस पर कि क्योंकि यहाँ पर उस पैनल के अंदर उसका कोई एक रिलेटिव था और उसने यहाँ पे इम्फेसाइज किया, उसी एक इंटरव्यूअर ने यहाँ पे इम्फेसाइज किया कि इसी एक पर्सन को यहाँ पे सिलेक्ट करना चाहिए उस एक पर्टिकुलर जॉब पोजीशन के लिए। तो यहाँ पे फिर ये बायसनेस होगा और यहाँ पर जो जस्टिस थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एथिकल डिसीजन जो है वो नहीं लिया गया, क्योंकि यहाँ पे जो बाकी के 4 पर्सन्स थे वो भी यहाँ पे इक्वली एलिजिबल थे उस जॉब के लिए। और यहाँ पे जो पर्सन है, मतलब जो पर्सन उस जॉब पोजीशन के लिए अपॉइंट होना होगा, वो यहाँ पे केपेबल पर्सन होना चाहिए। फिर चाहे वो इन 5 पर्सन्स में से कोई भी पर्सन हो, वो ये पर्सन भी हो सकता है कि यहाँ पे ये पर्सन जो है वो इतना केपेबल हो, लेकिन यहाँ पे इस एक पर्सन को जो कि इंटरव्यूअर है उसको यहाँ पे बायसनेस नहीं शो करना है यहाँ पर, तभी उसका डिसीजन जो है वो यहाँ पे एथिकल डिसीजन बन पाएगा और यहाँ पे तभी इक्वल और फेयर ट्रीटमेंट हो पाएगा विद द रिमेनिंग 4 पर्सन्स। तो इसीलिए यहाँ पर जस्टिस थ्योरी जो है वो ये बोलती है कि जो भी एक्शन है उससे यहाँ पर हमें ये देखना है कि जो पर्सन्स है उनका इक्वल और फेयर ट्रीटमेंट हो रहा हो, तभी वो डिसीजन जो है वो एक एथिकल डिसीजन बन पाएगा, अदरवाइज नहीं। तो इसीलिए यहाँ पर किसी भी एक पर्सन को हमें उसके सोशल कनेक्शंस या फिर फैमिली कनेक्शंस अगर उसके हैं, या फिर उसका स्किन कलर या फिर रेस हो सकता है इसमें, या जेंडर बायसनेस हो सकता है, तो इन बेसिस पर हमें यहाँ पर किसी को कोई अपॉर्चुनिटी देनी नहीं है और इन बेसिस पर यहाँ पे किन्हीं भी पर्सन से यहाँ पे अपॉर्चुनिटी जो है उसको टेक अवे नहीं करना है। तो तभी यहाँ पे जस्टिस जो है वो हो पाएगा सारे ही पर्सन्स के साथ। तो यही यहाँ पे जॉन रॉल्स ने बोला था जस्टिस थ्योरी के अंदर। यहाँ पे जो प्रोपोनेंट थे जस्टिस थ्योरी के वो यहाँ पे जॉन रॉल्स ही थे और इन्होंने यही बोला कि यहाँ पे जो जस्टिस है वो होना चाहिए सारे ही पर्सन्स के साथ उस एक पर्टिकुलर एक्शन से या फिर डिसीजन से, तभी वो यहाँ पे एथिकली करेक्ट हो पाएगा, एथिकल डिसीजन हो पाएगा। अगर यहाँ पे ऐसा होता है कि बायसनेस होता है, सिर्फ इस बेसिस पे यहाँ पे बायसनेस होता है कि क्योंकि अब यहाँ पे उस पर्सन के कनेक्शंस अच्छे हैं, फैमिली कनेक्शन या सोशल कनेक्शन उसके अच्छे हैं, तो इसीलिए यहाँ पे उस पर्सन को वो जॉब अपॉर्चुनिटी दे देनी चाहिए। सिर्फ ऐसा नहीं होना चाहिए, यहाँ पे जो टैलेंट है और जो कैपेबिलिटी है उसके बेसिस पे ही यहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी जो है वो मिलनी चाहिए किसी भी पर्सन को, तभी वो यहाँ पे जस्टिस हो पाएगा सारे ही पर्सन्स के साथ। तो अब यहाँ पे जॉन रॉल्स ने ये भी आर्ग्यूमेंट दिया यहाँ पे जस्टिस थ्योरी के अंदर कि यहाँ पर जो भी एक्शन है, जो भी ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं, तो अब यहाँ पे जैसे हमने यूटिलिटेरियन थ्योरी के अंदर भी ये देखा था कि यहाँ पे अगर ऑल्टरनेटिव्स हैं तो उनको इवैल्यूएट करना है और उसके बाद वो ऑल्टरनेटिव जिससे यहाँ पे मिनिमाइज हो रही हो कॉस्ट और बेनिफिट जो है वो मैक्सिमाइज हो रहा हो, उसी डिसीजन को हमें यहाँ पर अडॉप्ट करना चाहिए। वैसे ही यहाँ पर जो जस्टिस थ्योरी है इसके अंदर जॉन रॉल्स ने बोला कि जो भी ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल है, लेट्स से यहाँ पे भी 3 ऑल्टरनेटिव्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। यहाँ पर जॉन रॉल्स का ये आर्ग्यूमेंट था कि अब मान लेते हैं कि इस ऑल्टरनेटिव को अगर हम चूज करते हैं तो इससे कोई जो आउटकम आएगा, जो भी वर्स्ट पॉसिबल आउटकम है वो भी यहाँ पे बेटर होना चाहिए दूसरे किसी ऑल्टरनेटिव के वर्स्ट पॉसिबल आउटकम से। मतलब यहाँ पे अगर सारे ही ऑल्टरनेटिव से कोई खराब आउटकम्स हमें मिलने वाले हैं, मतलब एडवर्स रिजल्ट्स होने वाले हैं उन ऑल्टरनेटिव्स को अडॉप्ट करके, तो अब अगर सारे ही ऑल्टरनेटिव से ऐसा हो रहा है कि हमें कोई भी बेनिफिट नहीं हो रहा है, सारे ही कंडीशंस में लेट्स से कोई
एडवर्स सिचुएशन जो है वो अराइज हो सकती है, तो उसमें से भी हमें उस ऑल्टरनेटिव को चूज करना है। जब सारे ही ऑल्टरनेटिव से खराब ही रिजल्ट्स मिलने वाले हैं, एडवर्स ही रिजल्ट्स हमें मिलने वाले हैं, तो फिर उस सिचुएशन में हमें उस ऑल्टरनेटिव को चूज करना है जिसका वर्स्ट पॉसिबल आउटकम जो है वो बेटर है दूसरे ऑल्टरनेटिव के वर्स्ट पॉसिबल आउटकम से। तो इसको हम यहाँ पे इजीली कैसे समझ पाएंगे, तो हम एग्जाम्पल से देखते हैं कि अब मान लेते हैं आपके सामने 3 ऐसी डिशेस जो हैं वो सर्व होती हैं जिनमें से आपको एक भी डिश जो है वो नहीं पसंद। तो अब आप इन तीनों में से कौन सी डिश को चूज करेंगे, इसी को यहाँ पे जस्टिस थ्योरी जो है वो रिजॉल्व करती है कि अब यहाँ पे अगर ऐसे 3 ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं, ऐसी 3 डिशेस आपके पास अवेलेबल हैं जिनमें से आपको एक भी डिश जो है वो खाना नहीं पसंद, तो इसमें से आप कौन सी डिश जो है वो चूज करेंगे। यही 3 ऑप्शंस हैं आपके पास, इन्हीं में से चूज करना है। तो अब यहाँ पे आप वो डिश चूज करेंगे जो आपको सबसे कम खराब लगती है। तीनों ही खराब हैं, लेकिन उसमें से भी हमें जो सबसे कम खराब है उस ऑल्टरनेटिव को चूज करना है। तो वैसे ही यहाँ पे अगर कोई भी ऐसा एक्शन है जो मैनेजर्स को, ऐसा डिसीजन है जो मैनेजर्स को लेना होता है जिसमें से यहाँ पे जो आउटकम होगा उसका वो यहाँ पे वर्स ही होने वाला है, तो उसमें से जो भी ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं उसमें से जिस ऑल्टरनेटिव का जो आउटकम है, जिस एक्शन का जो आउटकम है, वो उस एक्शन का जो वर्स्ट पॉसिबल आउटकम है वो यहाँ पे बेटर होगा देन द वर्स्ट पॉसिबल आउटकम ऑफ द अदर ऑल्टरनेटिव्स। तो इसी को यहाँ पे जॉन रॉल्स ने डिफाइन किया था जस्टिस थ्योरी के अंदर। तो आई होप आप यहाँ पे जस्टिस थ्योरी को समझ गए होंगे। तो अब हम यहाँ पे कैंट्स थ्योरी को डिस्कस करेंगे। तो अब यहाँ पे कैंट की जो थ्योरी थी उसमें क्या आर्ग्यूमेंट्स थे, इसको हम डिस्कस करते हैं। कैंट ने ये डिफाइन किया अपनी थ्योरी में कि यहाँ पर ट्रीट others the way you want to be treated। अब इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हमें जो दूसरे पर्सन्स हैं उनको ऐसे ही ट्रीट करना चाहिए जैसे हम चाहते हैं कि वो हमें ट्रीट करें। तो हमें वैसा ही दूसरे पर्सन को ट्रीट करना है जैसा हम चाहते हैं कि वो पर्सन जो है वो हमें ट्रीट करे। तो अब यहाँ पे कैंट ने उसी डिसीजन को यहाँ पे एथिकल माना जिसमें यहाँ पे सारे ही पर्सन जो कि अफेक्ट होने वाले हैं उस एक्शन से, उनका यहाँ पे इक्वल ट्रीटमेंट हो रहा है। जो भी अफेक्टिंग पर्सन्स हैं उनको यहाँ पे इक्वली ट्रीट किया जा रहा है, तो वही डिसीजन जो है वो यहाँ पे एथिकल होगा अकॉर्डिंग टू द कैंट्स थ्योरी। तो अब यहाँ पे ये भी डिफाइन किया कैंट ने कि यहाँ पर रिस्पेक्टिंग ईच अदर्स फ्रीडम, मतलब जो भी राइट्स हैं दूसरे पर्सन के, सभी पर्सन्स को जो अदर पर्सन्स के राइट हैं उनको यहाँ पे रिस्पेक्ट करना है। और यहाँ पे एथिकल डिसीजन मेकिंग में भी हमें यहाँ पर इसी पॉइंट को ध्यान में रखना होगा कि वहाँ पे उस डिसीजन से जो फ्रीडम है, यहाँ पर जो भी राइट्स हैं पर्सन्स के उनका यहाँ पे रिस्पेक्ट हो रहा हो, किसी का भी राइट्स जो है वो वायलेट नहीं हो रहा हो, और वहाँ पे उससे सारे ही पर्सन्स जो हैं वो इक्वली ट्रीट हो रहे हों। और यहाँ पे हमें दूसरे पर्सन्स को भी ऐसे ही ट्रीट करना है जैसा हम चाहते हैं कि वो हमें ट्रीट करें। तो अब यहाँ पे कैंट ने ड्यूटी पे एम्फसाइज किया। अब यहाँ पे ड्यूटी का मतलब है जो भी ऑब्लिगेशंस हैं, जो भी एक्शंस हैं एक पर्सन के, उसकी यहाँ पे बात हो रही है। तो कैंट ने यहाँ पे ड्यूटी पे एम्फसाइज किया कि यहाँ पे जो भी एक पर्सन है वो जो भी एक्शंस यहाँ पे परफॉर्म करता है वो यहाँ पे डिराइव्ड होते हैं बाय हिज और हर ड्यूटीज़, मतलब जो भी उसे लगता है कि उसकी ये ड्यूटी है उसी से उसके एक्शंस जो हैं वो डिराइव होते हैं। उन्हीं ड्यूटीज़ से ऑब्लिगेट होके वो यहाँ पर एक्शंस मेक करता है। तो ये यहाँ पे कैंट ने डिफाइन किया। और यहाँ पे हम कैंट का ही एक एग्जाम्पल से इसको समझ सकते हैं कि कैसे यहाँ पे ड्यूटी से ही ड्रिवन होते हैं एक्शंस किसी भी पर्सन के। तो अब यहाँ पे कैंट ने ही ये एग्जाम्पल दिया था कि यहाँ पर अगर मान लेते हैं एक पर्सन है और इसको लोन की रिक्वायरमेंट है,
लेकिन अब ये पर्सन जो है वो एक्चुअली यहाँ पे उसको पता है कि वो इस लोन को रीपे नहीं कर पाएगा। ये यहाँ पे फॉर श्योर है कि वो अगर उसने लोन लिया तो वो उसको रीपे नहीं कर पाएगा, लेकिन लोन लेना उसके लिए असेंशियल है। कोई भी ऐसा अर्जेंट वर्क है जिसके लिए उसे लोन लेना होगा और असेंशियल है उसके लिए यहाँ पे लोन लेना, लेकिन उसे पता है कि वो किसी भी सिचुएशन में उस लोन को रीपे नहीं कर पाएगा। तो अब यहाँ पे अगर ये पर्सन जो है वो अगर ऐसा बता देता है कि वो लोन को रीपे नहीं कर पाएगा, तो उसको वहाँ पे लोन जो है वो मिलेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी अपनी मनी जो है उसको लोन नहीं देगा किसी ऐसे पर्सन को जो उस लोन को किसी भी सिचुएशन में रीपे नहीं कर सकता। तो अब यहाँ पे इस पर्सन को क्या करना हो सकता है कि वो यहाँ पे उसे फॉर्मली ऐसा बोलना होगा कि वो उस लोन को रीपे कर देगा, तभी इसी सिचुएशन में सिर्फ यहाँ पे उस पर्सन को वो लोन जो है वो मिल सकता है। अदरवाइज अगर उसने यहाँ पे ये बता दिया कि वो किसी भी सिचुएशन में उस लोन को रीपे नहीं कर सकता तो उसे यहाँ पर लोन मिलेगा ही नहीं, लेकिन लोन लेना उसके लिए असेंशियल है। और अब यहाँ पे उसे फर्मली ऐसा बोलना होगा कि वो उस लोन को रीपे कर देगा, तभी यहाँ पे उसको वो लोन जो है वो सेंक्शन हो सकता है। तो अब इस सिचुएशन में यहाँ पे इस पर्सन को एथिकल डिसीजन मेकिंग करना है। तो अब यहाँ पे कैंट ने यहाँ पर ऐसा बोला कि यहाँ पे इस पर्सन को उसी टाइम पर जब वो लोन के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है उसी टाइम पर उसे ये डिफाइन करना होगा कि वो उस लोन को रीपे नहीं कर सकता, तभी उसका ये डिसीजन जो है वो एथिकल डिसीजन होगा। अदरवाइज उसका डिसीजन जो है जिसमें वो यहाँ पर उसे पता है कि वो लोन को रीपे नहीं कर पाएगा, लेकिन उसने फिर भी यहाँ पर लोन को सैंक्शन करवाने के लिए ऐसा बोला कि यहाँ पे वो उस लोन को रीपे कर देगा। तो इसीलिए यहाँ पर अकॉर्डिंग टू कैंट यहाँ पे उस पर्सन को जिस टाइम पे वो लोन के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है उसी टाइम पर उस पर्सन को यहाँ पे ये डिस्क्लोज करना होगा कि वो लोन जो है उसको रीपे नहीं कर सकता। तो अब यहाँ पे अगर ये यूटिलिटेरियन थ्योरी होती तो इस केस में क्या होता, तो इस पर्सन का क्या डिसीजन होता कि यहाँ पर वो चाहे कोई फॉल्स स्टेटमेंट को मेक करके वहाँ पे लोन सेंक्शन करा ले, यहाँ पे लोन उसको सेंक्शन हो जाए और उसके बाद वो उसका यूज करके कोई भी जो कॉन्सिक्वेंस होगा, लेट्स से यहाँ पर अगर उसको किसी सर्जरी के लिए लोन लेना था और वो सर्जरी जो है वो यहाँ पे लोन के बिना एग्जीक्यूट नहीं हो सकती थी, लेट्स से इतना लार्ज सम ऑफ मनी जो है उसको पे करना था उस सर्जरी के लिए। तो अब यहाँ पे अगर ये कॉन्सिक्वेंशलिस्ट अप्रोच होती या फिर यूटिलिटेरियन थ्योरी होती तो उस केस में यहाँ पर कॉन्सिक्वेंसेस से डिसाइड होता कि उसका ये जो डिसीजन था वो एथिकल था या नहीं। तो इसीलिए यहाँ पर यूटिलिटेरियन थ्योरी अगर होती तो यहाँ पे हम कॉन्सिक्वेंस को देखते कि उसका कोई भी मीन्स रहा हो, लेकिन उसका जो एंड है, जो कॉन्सिक्वेंस है, वो यहाँ पे एक पॉजिटिव रीजन के लिए था, पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस के लिए था। तो इसीलिए यहाँ पे उसका ये डिसीजन जो है यहाँ पे फॉल्स स्टेटमेंट मेक करके लोन को सेंक्शन करवाने का जो डिसीजन था वो यहाँ पे एथिकली करेक्ट था। लेकिन अकॉर्डिंग टू कैंट यहाँ पर अगर वो ऐसा करता कि वो लोन को सैंक्शन करवाने के लिए यहाँ पे फॉल्स स्टेटमेंट मेक करता तो यहाँ पे उसका जो डिसीजन है वो एथिकली रॉन्ग होता और यहाँ पे उसको उसी टाइम पर जिस टाइम पे वो लोन को रिक्वेस्ट कर रहा है उसी टाइम पर उसे ये बताना होगा कि वो उस लोन को रीपे नहीं कर सकता, तभी उसका डिसीजन जो है वो एथिकली करेक्ट होगा, अदरवाइज नहीं। तो इसीलिए यहाँ पे कॉन्सिक्वेंसेस पे डिपेंड नहीं करता कि वो डिसीजन जो है वो एथिकली करेक्ट है या नहीं, बल्कि यहाँ पे जो भी एक्शंस मेक किए हैं यहाँ पे उस पर्सन ने उसी से यहाँ पे डिसाइड होगा कि उसका जो डिसीजन है वो एथिकली करेक्ट है या नहीं, जो कि यहाँ पे ऑपोजिट है यूटिलिटेरियन थ्योरी के। तो यहाँ पे हमने जो देखा था कि यहाँ पे ट्रीट अदर्स द वे यू वांट टू बी ट्रीटेड, ये भी यहाँ पे अप्लाई होता है। अब मान लेते हैं ये पर्सन जो है ये वो पर्सन होता जिसको लोन सैंक्शन करना है, मतलब ये पर्सन जो है वो यहाँ पे लेंडर है और यहाँ पे कोई दूसरा पर्सन जो है वो यहाँ पे बोरोअर होता।
और ये जो हमने फॉल्स स्टेटमेंट मेक करके लोन को सेंक्शन करवाने वाला एक्शन देखा, वो अगर यहाँ पे ये पर्सन इसके साथ करता, ये जो पहले बोरोवर था, तो क्या यहाँ पे ये जो डिसीजन है वो यहाँ पे एथिकली करेक्ट होता? तो अकॉर्डिंग टू कैंट नहीं। तो इसीलिए यहाँ पे हमने ये स्टेटमेंट देखी कि हमें दूसरे पर्सन्स को भी वैसे ही ट्रीट करना है जैसे हम चाहते हैं कि वो हमें ट्रीट करें। तो इसीलिए यहाँ पर कैंट थ्योरी यही बोलती है कि यहाँ पे कॉन्सिक्वेंसेस पे भी डिपेंड नहीं करेगा कि एक्शंस जो हैं वो एथिकली करेक्ट हैं या नहीं। यहाँ पे एक्शंस ही जो है वो एथिकल या अनएथिकल हो सकते हैं। और यहाँ पे हमें जो दूसरों की फ्रीडम है, दूसरों के राइट्स जो हैं उनको भी रिस्पेक्ट करना है, और दूसरों को भी हमें ऐसे ही ट्रीट करना है द वे वी वांट टू बी ट्रीटेड। तो आई होप आप यहाँ पे इन 4 थियरीज को समझ गए होंगे। तो अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम एथिकल प्रोग्राम को डिस्कस करेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।